हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आपको आज अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आज मैं आ चुका हूँ एक नई कहानी के साथ। और आज की जो कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की है, एक ऐसे इंसान की है जो हमारे गोंडा के राजनीति से लेकर मेडिकल के क्षेत्र तक अपना दबदबा बना के रखे हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रभाकर पांडे जी की, जो कि हमारे अवध क्षेत्र के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर भी हैं। तो भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी हमारे इस दर्शकों को, पॉडकास्ट में। आपके सभी ब्रॉडकास्ट के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। तो भैया, जैसा कि आप राजनीति के क्षेत्र में भी हैं और आप डॉक्टर भी हैं, जी। तो आपका जो प्रारंभिक जीवन था। प्रारंभिक जीवन वही गांव कौड़िया बाजार है मेरा, जो है वहीं से पढ़ाई शुरुआत की। वहाँ पे एक शिशु मंदिर है, फलाहारी शिशु मंदिर करके है, वहीं से हम लोगों ने कक्षा 8 तक जो है वहीं पे पढ़ा। उसके बाद फिर कक्षा 9वीं से जो है यहाँ पे GIC में जो है एडमिशन हम लोगों ने लिया। इंटर तक शिक्षा यहाँ तक चली। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोंडा में, उसके बाद जो है ग्रेजुएशन में जो है हम लोगों ने एडमिशन लिया 2011-12 में। उसी दौरान में जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हम लोग जो है सक्रिय हो गए। और उस समय संभाग संगठन मंत्री राजकुमार जी थे, तो उन्होंने हमको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जोड़ा और नगर का मंत्री बनाया। और उसके बाद फिर बाराबंकी लखेड़ा बाग में जो है प्रांत का अभ्यास वर्ग हुआ, और उसी में मुझे जिले का संयोजक बनाया। अच्छा, वहां पे। हाँ तो जैसा कि आज आप एक राजनेता भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं, जी। तो क्या प्रारंभिक जीवन जो आपका था, वहां से आपके अंदर ये विचार था कि आगे चलकर हमें एक नेता की छवि में एक लीडरशिप भी अपनी जो है लोगों के बीच दिखानी है, तो दूसरी तरफ लोगों का जो है जीवन भी बचाना है? जी, असल में हमारे बाबा जी जो थे डॉक्टर राम प्रताप पांडे, कौड़िया बाजार क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ मतलब समाज सेवी और चिकित्सक थे। और समाज में वो चिकित्सा सेवा के साथ साथ सामाजिक सेवा भी वो समाज में करते थे। जैसे किसी की लड़की की शादी हो गई और किसी का इलाज हो गया और कोई बहुत सारी समस्या जो समाज में आती है उसमें वो मदद बढ़ चढ़ कर करते थे। और वहीं से हम लोगों को सीख मिली और मेरे जीवन का ये हुआ कि मतलब ध्येय बनाया वहीं से कि समाज में अगर मैं जीवन में पढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तो मेरे जो है खानदान में सभी लोग ज़्यादातर जो है मेडिकल क्षेत्र से ही संबंधित हैं, डॉक्टर्स हैं। और पिताजी अधिवक्ता हैं और एक भाई जो है अध्यापक है। तो मेरा वहीं से दिमाग में बन गया। पिताजी थोड़े समय के लिए राजनीति में भी रहे और सन 2011 में वो बार एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष भी रहे गोंडा के पिताजी। तो मतलब थोड़ा सा वहीं से राजनीति में थोड़ा सा मन करा, समाज सेवा करने का मन करा। बाकी कोई परमानेंट मेरे यहाँ कोई मतलब राजनीति में था नहीं। वहीं से मन में ये ख्यालात आया कि जो है समाज सेवा के साथ साथ जो है थोड़ा सा जो है सामाजिक में सामाजिकता भी रहनी चाहिए थोड़ा सा, और अपना जो है मतलब मेडिकल लाइन भी आगे बढ़ाना है और सामाजिक दायरा भी बढ़ाना है, सबको लेकर के। उसके बाद फिर सक्रिय हुए। सक्रिय होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सन 2011-12 से सक्रिय होकर के और विभिन्न दायित्वों का मतलब निर्वहन करते हुए सन 2021 में जो है हम भारतीय जनता पार्टी में उस समय के क्षेत्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय शेष नारायण मिश्र जी ने हमको अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा विभाग का अवध क्षेत्र का क्षेत्रीय शासन जी। तो आपकी वो क्या सोच थी कि आप एक तरफ जब BA कर रहे थे वहां पे ग्रेजुएशन जो कि, और उसके बाद आप डॉक्टर के फील्ड में जाने का आपका जो एक अंदर से भावना है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, तो ये कैसे हुआ? ये प्रेरणा तो हमने अपने बाबा जी से ही ली। पिताजी हमारे तो हमको चाहते थे वकील बनाना, लेकिन जो है हम जो है अपने बाबा से ज्यादा प्रभावित थे। तो क्योंकि हमारे बाबा जी जो है सेवा के साथ साथ जो है सामाजिक कार्य भी करते थे, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए मैंने ये सोचा कि जो है मगर मैं इसका थोड़ा भी कर पाऊंगा तो मैं अपने आप का बहुत अच्छा महसूस करूंगा। तो इसी को देखते हुए वो बहुत ही मतलब क्षेत्र में बहुत ही लॉयल आदमी हैं और मतलब उनको बहुत सब लोग बहुत मानते हैं। अभी भी उनके ना सन 2018 में उनका जो है निधन हुआ है,
फिर भी क्षेत्र में अभी उनकी एक अलग जो है छाप है। तो उसी को देखते हुए मैं उनसे प्रेरणा लिया और फिर मेरे मन में आया कि पढ़ाई जो है बीच में छोड़ करके ही मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए मैं चला गया। उसके बाद जो है मेडिकल की पढ़ाई की, उसके बाद फिर से आया और मेडिकल के फील्ड में काम करता रहा और साथ साथ जो है राजनीति भी करता रहा। तो हॉस्टल लाइफ जैसे कि आज के बच्चों की अगर देखी जाए तो वो अक्सर वहाँ पे अय्याशी करते हुए नजर आते हैं हर चीजें, तो क्या वो चीजें आपके साथ भी था? वो तो मतलब रहता है, माहौल तो सब जगह रहता है लगभग में। अच्छे लोग भी रहते हैं हॉस्टल में, बुरे लोग भी रहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे कि मतलब तमाम प्रकार के जो है वो करते थे। लेकिन हमारे पिताजी जो है जब भी हमसे लखनऊ मिलने जाते थे हमसे यही कहते थे कि बेटा जो है हमारी मोच का ख्याल रखना। तो वही बात उनकी हमको याद आती थी। और पैसा देने जाते थे या कोई कभी मिलना भी जाते थे तो हमको यही कहते थे हमेशा, मतलब कि मतलब कोई गलत काम मत करना और हमेशा मेरी मूछ का जो है ख्याल रखना। बस यही बात हमको बार बार जो है मेरे अंदर आत्मा में ध्यान में रहता था कि कोई चीज़ हमको जीवन में गलत करने से हमको रोकता था। हमारे पिताजी का इसमें प्रेरणा था, कभी गलत मार्ग पे चलने का मन नहीं किया। अच्छा, जैसे आपने एमडी किया था लखनऊ से, किस कॉलेज से किया था? लखनऊ में हमने जो है लखनऊ जो फार्मेसी कॉलेज है वहाँ से मैंने यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो है फार्मेसी किया। उसके बाद फिर दिल्ली से जो है सेंट्रल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कॉलेज है वहाँ से पहले मैंने बीएमएस किया। उसके बाद राजस्थान जो है एसीएस यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल का जो है इंस्टीट्यूट है वहाँ से जो है एमडी एक्यूप्रेशर से किया। अच्छा, जैसे कि अभी आप कुछ टाइम पहले कह रहे थे कि आप जिस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे वहाँ पे आपका फार्मेसी का जो है एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। हाँ। और आपने वहाँ से कहा कि अब मुझे मेडिकल के फील्ड में जाना चाहिए। हाँ। तो आपने ग्रेजुएशन पूरा किया था कि बिना ग्रेजुएशन पूरा किया? मेरा पूरा हो गया था, लास्ट ईयर था उस समय। हम्म। और लगभग में उस समय मेरा उसी साल जो है लगभग में छात्र संघ का चुनाव भी था। अच्छा। छात्र संघ का चुनाव था, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला का संयोजक था। और इस समय के जो है निवर्तमान जो छात्र संघ के अध्यक्ष उमेश शुक्ला जी उस समय जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल से अध्यक्ष चुने गए थे। और जयप्रकाश त्रिवेदी जी महामंत्री चुने गए थे। और हम ही जो है उन लोगों को लेकर के जो है बाराबंकी में बैठक हुई थी टिकट के संबंध में कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस छात्र को जो है अपना समर्थन देगा। तो इन दोनों को लेकर के हम गए थे और वहाँ पे इनको समर्थन मिला था। इस समय के भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जो है क्षेत्र संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी उस समय जो है पूरे क्षेत्र का वो देखते थे, क्षेत्रीय। अच्छा, कार्यभार? हाँ, पूरा उन्हीं का था, वही धर्मपाल जी ही देखते थे। तो उस समय धर्मपाल जी के पास मैं गया, वो बताया कि भाई साहब जो है आप ये उमेश जी हैं और ये जयप्रकाश जी हैं, डिग्री कॉलेज में चुनाव लड़ना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा इनका जनाधार है। तो भाई साहब ने कहा ठीक है, अगर आपने जिले के संयोजक आप हैं, अगर आप विद्यार्थी परिषद से उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो एक बार हम बात कर लेंगे कार्यकर्ताओं से, उसके बाद लड़ाया गया। तो वहीं से जो है राजनीति में अपना यहाँ उमेश और जयप्रकाश को अपना सक्रिय कर दिए। और उसके बाद फिर हमारा उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में टेस्ट के लिए दिया था, नाम आ गया। उसके बाद हमें फार्मेसी करने चले। अच्छा, तो कौन सा कॉलेज आपको मिला था उस समय? ये शक्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी बलरामपुर। अच्छा, बलरामपुर। अभी आपने कहा कि उमेश शुक्ला का अगर जो प्रारंभिक राजनीति था वो आपके साथ ही शुरुआत हुआ था। 2012 में शायद ये चुनाव था। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि पिछले 10 साल लगभग बीजेपी के भी होने वाले हैं, तो क्या फिर से छात्र संघ का चुनाव होगा? अब होना तो चाहिए। और डिग्री कॉलेज का जो मेन जो रूल है उस हिसाब से तो चुनाव होना चाहिए। छात्र संघ के नेता हमेशा बहाली के लिए कहते भी हैं, लेकिन प्रशासन जो है यही कहता है, अराजकता हो जाती है छात्रों में, आपस में तमाम प्रकार का जो है वो मतभेद हो जाता है और मतलब छात्रों में और सारी बहुत विसंगतियां आ जाती है, जिसके कारण छात्र संघ चुनाव वो नहीं करा पा रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि छात्र संघ चुनाव जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहीं से एक स्वस्थ राजनीति का उदय होता है। और जब वहाँ का पढ़ा लिखा छात्र नौजवान डिग्री कॉलेज का, विश्वविद्यालय का अगर निकल करके बाहर आएगा समाज में, तो अच्छा जनप्रतिनिधि भी मिलेगा समाज को। इसलिए
छात्र संघ का चुनाव अवश्य होना चाहिए। मैं प्रशासन, मैं अपनी सरकार से बार बार निवेदन करता हूं कि कोशिश करें कि छात्र संघ चुनाव जो है जल्द से जल्द बहाल कराएं। अभी आपने कहा कि जिस समय एलबीएस में चुनाव होना था छात्र संघ का, और उसके लिए बैठक बाराबंकी में हुई थी, तो वहां पे आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा कि मुझे आप चुनाव में उतारिए? सबसे पहली बात जो है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है, जो मुझे दायित्व दिया था जिला का संयोजक का, वो दायित्व मैं निर्वहन कर रहा था। और मैं कोई इस मूड से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि उस समय उमेश शुक्ला जी छात्र संघ में जो है डिग्री कॉलेज में बहुत सक्रिय थे, और जयप्रकाश जी बहुत सक्रिय थे। दो लोगों का पैनल में नाम दिया गया था, जिनमें महामंत्री में जयप्रकाश त्रिवेदी जी और उमेश शुक्ला जी अध्यक्ष में, ये लोग निकल करके नाम निकाला गया। मतलब 2 नाम में से एक नाम को करना था, तो दोनों नाम में से जो है एक जो है और थे कौड़िया के हमारे वरुण तिवारी थे, उनका भी नाम था, अप्पू कोर के नाम था उनका भी नाम था। तो किसी कारणवश उनका नाम मतलब खारिज हो गया, तो उमेश जी का नाम आगे आया। उसके बाद जयप्रकाश जी थे, इनका भी साथ में एक लोग का और नाम था। तो कुल मिलाकर के जयप्रकाश जी बहुत सक्रिय थे, कैंपस में इनकी अच्छी छाप थी, और उमेश जी की भी। तो फाइनली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस राष्ट्रवादी विचारधारा के नाते इन दोनों को अपना प्रत्याशी बनाया। जैसा कि भी आपने कहा कि आपके साथी मित्र थे उमेश शुक्ला जी, तो आज भी क्या एक दोस्तों की तरह ही बात होता है कि एक मतलब अलग हो दोनों लोग? नहीं, अब वो अपने कार्य में जो है संलग्न है, हम अपने कार्य में संलग्न हैं, लेकिन जहाँ भी मिलते हैं ज्यादातर मुलाकात मंदिर में ही हो जाती है, दुखरनाथ में। वहाँ पे वो भी शिव भक्त हैं, हम भी शिव भक्त हैं, इस नाते जो है मुलाकात हो जाती है। बाकी हम कोई कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ तो वो आते हैं, हम उनके यहाँ कार्यक्रम में जाते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है, हमारा लोगों का वो है अपना, वो ठेकेदारी करते हैं, अपना मेडिकल का काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। क्योंकि एक डॉक्टर की अगर हम जिंदगी देखें तो वो ऑलरेडी इतना व्यस्त होता है कि उसके पास मुझे नहीं लगता है कि इतना समय होता है कि वो राजनीति में भी अपना समय दे सके। लेकिन आप कैसे ये डिसीजन किए कि नहीं, हम डॉक्टरी के साथ साथ राजनीति भी करेंगे? यहाँ पे गोंडा पे जो है बैठने का समय 10 से 12 है, गाँव पे 12 से 4 का है। जो भी उसके समय में जो समय हमारा बचेगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, वो समय समाज को हम देंगे। और ये हमने शुरू से ही ये नियम बना लिया, और धीरे धीरे जिस तरह से सक्रियता बढ़ती गई उस तरह से समय का सेटलमेंट करते गए। उसमें मरीज का वो भी ध्यान भी रखना रहता है, जो हमसे ठीक हो पाया, नहीं ठीक हो पाया तो उसको हॉस्पिटल में व्यवस्थित कर देते हैं। संबंधित जो डॉक्टर हैं हमारे परिचित के, उनसे बोल देंगे कि देख लीजिए, अपने स्तर से इसको ठीक कर दीजिए। मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है तो मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं, जिला हॉस्पिटल में अगर ठीक होने लायक होता है तो जिला हॉस्पिटल में चले जाते हैं, अपने स्तर से होता है तो अपने स्तर से देख लेते हैं। शुरू से ही यही रहा है कि मतलब सामाजिक सेवा इस तरह से रहता है कि कोई भी मरीज किसी भी परिस्थिति में आए, पैसा हो या ना हो, लेकिन कभी भी ये भाव नहीं रहता है। बस एक ही भाव रहता है कि वो आया है तो निराश होकर के न जाए, उसको ठीक करके ही भेजा जाए। अच्छा, जैसे कि आप जब एमडी करके कॉलेज से अपने निकले, अपने यूनिवर्सिटी से बाहर आए, तो आपने प्रैक्टिस कहीं पे किया था या डायरेक्ट अपना क्लिनिक डाल दिए? नहीं, वो तो प्रैक्टिस होता ही है। कहाँ से? वो तो जो है वहीं, जब हम पीजी करके आए तो वहाँ से एक लेटर आता है, यहाँ पे मुख्यालय में जो आपके कोई हॉस्पिटल होगा सरकारी, उसी पे आपको करना पड़ेगा। ये तो सरकार द्वारा जो है नियम है, उसको तो पालन करना ही पड़ता है। तो यहाँ जिला चिकित्सालय में आया, वहाँ पे मैंने किया। उसके बाद फिर यहाँ से लेटर वहाँ कॉलेज को जाता है, फिर वहाँ से फिर वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद पंजीकरण होता है। वो तो प्रक्रिया है, वो तो चलती रहती है, वो तो हुआ ही। लेकिन जैसे कहने का मतलब है, इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इस दौरान हमको जो है अपने सामाजिक कार्यों में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, क्योंकि उसमें एक समय होता है कि इतने समय तक आपको काम करना है, इतने घंटे में इतना काम करना है। तो उसमें थोड़ा तालमेल बैठाने में समस्या हो रही थी। फिलहाल उसके बाद भी क्योंकि प्रशासन बहुत बढ़िया मतलब मदद किया, और उस समय से रात हो या दिन हो हम वहाँ पे कर पाए काम, और करके आज हम जो भी टूटा फूटा हमारे पास है ज्ञान,
और जो भी हमारे पास अनुभव है वो समाज को दे पा रहे हैं। तो इसमें भी उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, आशीर्वाद। अच्छा, मान लीजिए कि अभी कोई एक मेडिकल क्षेत्र का स्टूडेंट है, जी वो अभी मान लीजिए कि 12th क्रॉस किया, उसके बाद मान लीजिए कहीं बी फार्मा डी फार्मा कुछ भी वो कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और आप तो ऑलरेडी एमडी हो, तो उसे अगर आगे आपकी तरह एमडी करना है तो उसके लिए एक क्या रास्ता क्या है? मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि पहले वो छोटे से शुरू करे, हाँ। और जैसे जैसे वो अपना लक्ष्य प्राप्त करता जाए, आगे बढ़ते जाए। और पहले वो अगर बी फार्मा किया है तो बी फार्मा करने के बाद वो एम फार्मा भी करना कर सकता है, क्योंकि इसका फार्मा में भी बहुत बढ़िया स्कोप है। इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी इसका स्कोप अच्छा है, जहाँ पे जो है ड्रग्स का जो है मतलब बनती है दवाइयाँ, वहाँ भी अच्छा स्कोप है। और चाहे तो वो अपना एक अच्छा मेडिकल स्टोर खोल करके अपना समाज में सेवा कर सकता है, ये भी कर सकता है, जैसा भी वो चाहे कर सकता है। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि एक डिग्री डिप्लोमा लेने से, बैठ जाने से नहीं होगा, उसको लेने के बाद अपने समाज में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जम करके परिश्रम से सेवा करना होगा। और ध्यान पैसे कमाने पे नहीं होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए सीखने पे। क्योंकि जो है अपना घर के अपने बूढ़ बुजुर्ग कह गए हैं कि कढ़ाई और पढ़ाई, पढ़ाई आप पढ़ते हैं ज्ञान के लिए, उसके बाद आप अनुभव भी लेते हैं, कढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई भी जरूरी है। जिला चिकित्सालय में ईमानदारी से जो 90 घंटा, 100 घंटा, 200 घंटा जो आपके कॉलेज के द्वारा समय मिलता है, वहाँ अपना दान करिए और मरीजों को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए और उनसे अच्छे से पेश आइए। क्योंकि अगर डॉक्टर मरीज से अच्छे से पेश आएगा तो ये मान के चलिए कि मरीज को जो है आधा तो ऐसे ही उसको जो है आराम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक होते हैं कि मरीज से जो है ढंग से बात नहीं करते हैं, उनको समय नहीं देते हैं, तो ये वहीं पे चिकित्सक वहीं पे जो है नीचे चला जाता है। जितने ही आप सरल होंगे उतने ही आप जो है अच्छे चिकित्सक बन करके आप निकलेंगे। बहुत ही आपके अंदर जो है उनकी जो सामने वाला मरीज है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ जो है आपको उनको अनुभव कर लेना है, और उसी में उनको जो है और संबल दे देना है कि अरे परेशान होने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसको तो ठीक कर दूंगा, या गंभीर ही समस्या क्यों ना हो, लेकिन आपको उसको संबल देना होगा और उसको अच्छा ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करना होगा। अच्छा, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जा सकते थे जी, तो आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट ही अपना क्लिनिक खोलने का क्यों डिसीजन किए? गवर्नमेंट जॉब में अगर फिलहाल तो अभी सरकार काफ़ी दिन हो गया जो है इस क्षेत्र में वैकेंसी निकाली ही नहीं है, और हो रहा है बहुत। अभी आने वाले समय में अभी कुछ लोगों को क्या हम लोगों को अभी आशा है 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जो है भारी मात्रा में चिकित्सा के क्षेत्र में भर्तियां होंगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। और उसके सरकारी में ना जाने का भी एक रीजन है, क्योंकि वहां पे जा करके फिर ये काम नहीं हो पाएगा। क्या सामाजिक कार्य जो है उसमें कहीं ना कहीं बाधित होगा। सरकार की ड्यूटी है तो ईमानदारी से काम करना है, राष्ट्रवादी विचारधारा होने के नाते जो है सुबह शाम जैसी भी ड्यूटी लगती करना ही पड़ता। सामाजिक कार्यों में जो है थोड़ा सा शिथिलता आती, इस नाते जो है इतना रुचि लिए नहीं सरकारी नौकरी पीछे, और अपना प्राइवेट काम करते हैं इसलिए क्योंकि इसमें कोई दबाव नहीं रहता है, कोई प्रेशर नहीं रहता है, सामाजिक कार्य भी करते हैं, मानव सेवा भी कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि भी आपने कहा कि गवर्नमेंट ने सरकारी डॉक्टर के लिए जो है वैकेंसी नहीं निकाला और आप बीजेपी के ही जो है क्षेत्रीय सह संयोजक और एक नेतृत्व करता हो, आप एक नेता जो है बीजेपी के ही हो, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी ऐसा क्या कारण है कि डॉक्टर की वैकेंसी नहीं ला पा रही है? पूर्ववर्ती सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था इसके कारण मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग में जो है नौकरी बहुत सोच समझ के देने के लिए जो है आदेश दिया अधिकारियों को। इसी वजह से विलम्ब हुआ और आने वाले समय में हर जनपद में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, चिकित्सकों की, फार्मासिस्टों की
और पैरा स्टाफ मेडिकल के जो बच्चे हैं उनकी अब धीरे धीरे भर्तियां शुरू हो गई हैं। जल्द ही इस प्रक्रिया को मतलब भर लिया जाएगा। मेरे कहने का इतना मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का इतना ही मतलब था कि सरकार थोड़ा सा जो है इसमें इस चिकित्सा क्षेत्र में जो है भर्ती में थोड़ा सा धीमा रफ्तार था, और अब धीरे धीरे तेजी आई है और आने वाले समय में और भर्तियां होंगी, क्योंकि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी ने उनके भ्रष्टाचारों को समाप्त करते हुए नई प्रक्रिया को जो है शुरुआत किया। अगर पिछले 10 साल लगभग होने वाले हैं आपके बीजेपी सरकार को, तो क्या पिछले 10 साल में गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं ला सकती थी? नहीं, वैकेंसी लाई है। अभी देखिए मेडिकल कॉलेज में सहायक आचार्य की वैकेंसी निकाली है सरकार ने, भर्ती हुए भी है। बहुत सारे अभी पोस्ट हैं जो अभी होने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, और हुआ है और आगे भी होगा। जैसे जैसे सरकार को जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आगे होता रहेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार हो गया था पूर्ववर्ती सरकारों में कि सरकार ने जो है बहुत अंकुश लगा करके जो है कार्य इस क्षेत्र में नौकरियां निकाली है, और अब धीरे धीरे जो है उस भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए सरकार अब हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलते हुए वहाँ पे जो है अच्छी चिकित्सा शिक्षा और सेवा दे रही है, और आगे और बेहतर देगी। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि और भी जो है इस क्षेत्र में काम बढ़ना चाहिए। फार्मासिस्टों की वैकेंसी जो है भी निकलनी चाहिए। काफ़ी समय हो गया फार्मासिस्टों की वैकेंसी नहीं निकली है, तो चिकित्सक के साथ साथ फार्मासिस्टों की वैकेंसी निकलनी चाहिए, व्यापक स्तर पर निकलनी चाहिए। अभी आपने मेडिकल कॉलेज का नाम लिया है जी। गोंडा का मेडिकल कॉलेज जो है जी, पिछले दिन उसका एक वीडियो वायरल हुआ जी, जिसमें इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन की जो पाइप थी वहां पे चूहे दौड़ते हुए नजर आए, और उसी हॉस्पिटल का एक दूसरा वीडियो आया जहां पे मरीज के बगल जो बेड पड़ा था उस पे कुत्ता सोता हुआ नजर आया, और उसके बाद गवर्नमेंट के तरफ से वहां पे जांच बैठाई गई और जांच भी करवाई गई। तो संडे के दिन जब वीडियो सामने आ चुका था, सब कुछ पब्लिक में था, तो फिर जांच की क्या जरूरत थी? सख्त वहां पे कार्यवाही क्यों नहीं किया गया? जिला प्रशासन का फेलियर मानता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गोंडा देवी पाटन मंडल का मुख्यालय है, और इस तरह से जो है चीज़ें बर्दाश्त नहीं की। शासन प्रशासन के पास गया होगा तो जांच के लिए विषय उठा होगा, लेकिन मैं अपने माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जिला चिकित्सालय में या मेडिकल कॉलेज में कोशिश करनी चाहिए कि जो बाहरी लोग हैं जिनका वहाँ से कोई मतलब नहीं है, जॉब में नहीं है, नॉन टेक्निकल पर्सन है, वहाँ पे वो कोई कार्य नहीं करते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। मैं चाहूँ तो उसको कड़े लैंग्वेज में भी बोल सकता हूँ, लेकिन अब इशारा ही काफ़ी है। ठीक है, उसको प्रशासन को हटाना चाहिए, क्योंकि जब तक जिला प्रशासन वहाँ पे संबंधित उन कथाकथित व्यक्तियों को नहीं हटाएगा तो ये समस्याएं देखने को मिलती रहेंगी। क्या आप ये बात मान रहे हो कि वहाँ पे दलाली हो रही है, डॉक्टर और उन दलालों का मिला भगत है? दलाली तो होती ही है, दलाली तो होती है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं, सीएमओ से और जिलाधिकारी से समय समय पर विरोध करते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार और दलाली समाप्त नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि जो है जिला प्रशासन और कठोरतम कार्रवाई करे और वहां के दलालों पर नकेल कसे। आप बीजेपी के वर्तमान क्षेत्रीय सहसंयोजक भी हो। आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में हमने इतना विकास किया है, भ्रष्टाचार आज मुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश को बताते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और दूसरी तरफ बीजेपी के ही कार्यकर्ता लोगों को कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, और अभी आप भी कह रहे हो कि भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ है। तो क्या ये सरकार का फेलियर माना जाए? नहीं, ये तो हमारी सरकार की महानता है कि किसी भी पदाधिकारी को इतना अधिकार मिला हुआ है कि कभी भी आपको लगे कि हाँ गलत हो रहा है, हमारी सत्ता हो या सत्ता ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है।
अगर कोई गलत चीज दिखाई पड़ता है तो उसको आंदोलन, हम लोग जो है राष्ट्रवादी विचारधारा के रहे, आरएसएस एबीवीपी के संगठन में रहे हैं। हमको सरकार से मायने जो है अपनी विचारधारा है, अपनी राष्ट्रीयता है। जहां हमको ये लगता है कि गलत है वहां आंदोलन धरना प्रदर्शन होगा। तो क्या बीजेपी अपनी कार्यकर्ता की बातें नहीं सुनती है? उस कार्यकर्ता को धरना करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि उसकी सरकार है। नहीं, उसमें क्या है ना कि सरकार तो सुनती ही है। जब जिला प्रशासन नहीं सुनता है, उस पर अमल नहीं करता है, तो आंदोलन करते हैं। तो सरकार जिला प्रशासन को क्यों नहीं बोलती है कि भाई हमें, क्योंकि सत्ता में आप हो, मुख्यमंत्री आप हो, जिला प्रशासन कैसे नहीं करेगा? जिला प्रशासन को आदेश आता है तो वो करने में आनाकानी करते हैं, लेट लतीफी करते हैं, जिसके कारण हम लोगों को जो है उनको चेताना पड़ता है। यही मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि कोई भी समस्या अगर आए, कोई भी पदाधिकारी अगर आपको एप्लीकेशन दे रहा है तो उसके तत्काल प्रभाव से जो उसका कार्य होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हु हल्ला धरना प्रदर्शन हो तभी आप करें। तो अभी जो ये गोंडा मेडिकल कॉलेज का 2 वीडियो आया, उसके बाद संडे को जांच कराने की क्या जरूरत थी? सोमवार मंगलवार कराते, जिस दिन सभी डॉक्टर होते, मरीज भी होते, संडे ही क्यों डिसाइड किया? हो सकता है कि जो है संबंधित जो जांच के अधिकारी रहे हो रविवार को खाली रहे हो, क्योंकि मेडिकल फील्ड के नाते मैं भी जानता हूं कि चिकित्सक का जो दिन है वो भरा रहता है। कभी आपातकालीन में उनकी ड्यूटी लगती है, कभी जो है पोस्टमार्टम हाउस में लगती है, कभी जो है मतलब विभिन्न क्षेत्रों में ड्यूटी लगती ही रहती है। हो सकता है कि रविवार के दिन जो संबंधित जांच अधिकारी रहे हों वो खाली रहे हों, इस वजह से जांच हुआ हो। लेकिन संबंधित अधिकारी को उस समय के जिला प्रशासन को यह सोचना चाहिए था कि रविवार को नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि रविवार के दिन जो है चिकित्सालय में जो है अधिकतर वार्ड बंद रहते हैं। तो इस नाते जो है इस चीज को मैं अच्छा नहीं मानता हूं, जो भी हुआ। लेकिन ये मेरे समझ से अगर जो है यही सोमवार मंगलवार को जांच हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। हाँ, वही ना, सारे वार्ड भी ओपन होते, पब्लिक इस भी बात को मैं होती। मानता हूँ, यहाँ प्रशासन को जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कुछ दिन पहले जो है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का लिस्ट आया था कि कौन सा जिला विकास में कितना आगे है। तो हमारा जो गोंडा जिला है वो सबसे टॉप किया है, लेकिन नीचे से 75 नंबर पे आया। उसके बाद शायद कोई जिले भी नहीं थे, ये तो उससे भी आगे जाता गोंडा जिला। और जबकि अगर हम गोंडा की बात करें तो यहाँ पे 7 के 7 विधानसभा विधायक आपके ही पार्टी के हैं, 2 के दोनों सांसद भी आपके ही पार्टी के हैं, और उसके बाद मंत्री भी हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा कि गोंडा में विकास नहीं हो पाया? गोंडा में विकास हुआ है, 3-3 4-4 फ्लाईओवर बना है। ऐसा नहीं है कि गोंडा विकास नहीं हुआ है। पूर्व की सरकारों से ज्यादा विकास हुआ है। लेकिन है कोई पैरामीटर होगा, उसमें उन्होंने गोंडा को नहीं लिया जिस हिसाब से लेना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि गोंडा का विकास नहीं हुआ। गोंडा में जो है मिसरौलिया ओवर ब्रिज भारतीय जनता पार्टी की देन है। सोनी गुमटी का ओवर ब्रिज भारतीय जनता पार्टी की देन है। मनकापुर का ओवर ब्रिज भारतीय जनता पार्टी की देन है। ऐसे बहुत सारे कार्य है जो मैं गिना सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास के ऊपर जो है विशेष फोकस करें। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर हट करके हमारा एक ही मुद्दा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ विकास का कार्य होना चाहिए। और जो ये रैंकिंग जिसने भी जो रैंकिंग बनाए हो, मैं को आगे से यही आशा करूंगा कि जिला हमारा जो सबसे नीचे से टॉप किया है वो आगे ऊपर से टॉप करे। तो टॉप कैसे करेगा जब आपके जो नेता विधायक है वो काम ही नहीं करेंगे? तो फिर कहाँ से टॉप करेगा? मैंने बोला ना कि काम कर रहे हैं, काम हुआ भी है। लेकिन अब वो जिस हिसाब से आकलन कर रहे हैं उस हिसाब से उनके पैरामीटर पे नहीं आया होगा। जो उनका मापदंड है उस मापदंडों पे नहीं आया होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे गोंडा में विकास नहीं हुआ है। हमारे गोंडा में बहुत विकास हुआ है। देवी पाटन मंडल में बहुत विकास हुआ है। अभी हमने 3 ओवरब्रिज, आपको 4 ओवरब्रिज गिनवाए। बहुत सारे ऐसी सड़कें, प्रमुख सड़कें हैं जो खस्ता हाल थी पूर्ववर्ती सरकारों में, बनी हैं। बहुत सारे जो है पानी का वो बन गया है, मतलब नाली का वो सब पूरा काम हुआ है। बहुत सारा काम हुआ है। लेकिन अब वो क्या पैरामीटर रहा है, किस पैरामीटर पर उन्होंने नापा है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं अपने जनप्रतिनिधियों से यही कहना चाहूँगा कि वो आगे चल करके जो है काफ़ी इस पे विकास के ऊपर ज़्यादा फोकस करें
और जो बची कुची जो मतलब विकास कार्य, अधूरी जो विकास कार्य है, उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जो है संकल्पित हूँ। अभी आपने विकास की बात की, जैसे अगर गोंडा से जो अयोध्या का मार्ग है जी ये 2 लेन ही है, और इस मार्ग से अगर बात किया जाए तो जो लखनऊ से और गोरखपुर को जाते हैं वाहन, तो वो अयोध्या से कट के सीधा यहाँ से गोंडा और बलरामपुर इधर श्रावस्ती की तरफ इसी रूट से जाते हैं। और अगर ये रूट देखा जाए तो सिर्फ ये सिंगल ही लेन है जी। और इस पे आए दिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये कहती है कि अभी हम 4 लेन बना देंगे, फिर पता चला कि 6 महीने बाद बनाएंगे। तो क्या कारण है कि ये जो है सड़क इसका चौड़ीकरण नहीं हो रहा है, ये 4 लेन क्यों नहीं बन रहा है? ये 4 लेन पास हो गया है और इसको जो है बहुत जल्द ही भूमि का अधिग्रहण हो जाएगा और ये कार्य बहुत जल्दी शुरू भी हो जाएगा। ये मान के चलिए कि जो है लोकसभा चुनाव से पहले कार्य शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें सब ओके हो चुकी है। इस विभाग के जो है माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने आदेश भी दे दिया है और बहुत जल्द ही ये जो है कार्य शुरू हो जाएगा और सरकार जो है इस पर पूरा एक ध्यान दिए हुए है। इसको जो है मतलब मान के चलिए प्राथमिकता उनकी है पीडब्ल्यूडी की, और ये कार्य होगा बहुत जल्दी होगा, पास भी हो चुका है और कुछ जो थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से कार्य रुका हुआ है, बहुत जल्द ही ये जो है समाप्त कर लिया जाएगा। अच्छा, जैसे कि अभी अपने अवध क्षेत्र में बात करें, यहाँ पे वीडियो बनाने वालों का कुछ दिन पहले खुलकर विरोध भी किया गया। उसमें अगर अवधि के क्षेत्र में बात किया जाए तो एक तरफ अच्छे वीडियो बनाने वाले, एक तरफ अश्लील वीडियो बनाने वाले हैं। तो जो लोग अश्लील वीडियो बना रहे हैं उन पे सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? नहीं, मैं तो सरकार से इस पे जो है ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि जो अश्लील वीडियो बनाते हैं इन पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। सरकार को इस पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल गार्जियन मोबाइल का मतलब उनको प्रयोग करवा रहे हैं। तो इसके वजह से समाज में जो है काफी जो है ये मतलब गलत विचारधारा मतलब फैल रही है और ये जितने भी यूट्यूबर पैसा कमाने के लिए मतलब अश्लील प्रकार का वीडियो और ये गद्दी गद्दी गालियां भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। और मैं सरकार से मांग करूंगा, इस पे अपना लिखित मैं मांग करूंगा कि आईटी के तहत इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाए, क्योंकि ये सभ्य समाज है। ये समाज हमारा किधर जा रहा है? ये समाज हमारा जो है ये विवेकानंद का देश है, ये स्वामी रामदेव का देश है, ये जो है दयानंद सरस्वती का देश है, ये अगरानंद का देश है। ये कहाँ जा रहा है? इन सब विचारों से हट करके जो है ये सब कहाँ जा रहे हैं सब लोग? ये संत ऋषि मुनि परंपरा के लोग हमारे देश के हैं, ये सब यूट्यूबर लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सब क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या ड्रामा बना रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर मुझे बहुत घोर आपत्ति है और इससे हम आने शासन से मांग भी करेंगे इसके लिए कि इसके अश्लील वीडियो पर रोक लगाया जाए, क्योंकि अश्लील वीडियो से समाज में निष्क्रियता और वैमनस्यता और दुर्व्यवहार ये बहुत फैलता है, जिससे बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। आने जो बच्चे देखते हैं वो गाली सीखते हैं, ये सब बहुत अच्छी चीज नहीं है। पैसा कमाने तक आदमी नीचे से नीचे स्तर तक चले जाते हैं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। अच्छा, इसका एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि लोग जल्दी पॉपुलर होना चाहते हैं, इसके गलत कंटेंट देखने वाले ऑडियंस ज्यादा है। नहीं, पॉपुलर होने के लिए तो आप अच्छे काम भी कर सकते हो ना। नहीं तो लोगों का ये भी कहना है कि मैंने कुछ लोगों से बात किया तो उसमें ये भी चीजें आ रही हैं कि उनका कहना है कि जो हम अच्छे कंटेंट पे जाते हैं हमारे व्यूज नहीं आएंगे, हमारा ग्रोथ नहीं होता, लेकिन अगर हम गंदी चीजें बनाकर डाल दें तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक शेयर सब कुछ करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वालों की भी इसमें गलतियां हैं। ये उनकी मानसिकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम छोटा सा एग्जाम्पल आपको देंगे, पटना वाले खान सर हैं, कौन सी अश्लीलता फैलाते हैं? कुछ नहीं। और उनके देख लीजिए फॉलोअर कितने हैं, न जात के न पात के, खाली एक गुरु हैं और शिक्षक हैं बस। अरे अच्छे मार्गदर्शक हैं, अच्छे जो है मतलब समाज में एक अच्छा उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। बिल्कुल। जितना उनको पॉपुलेशन मोहम्मडन मतलब हमारे जो देश में जो मोहम्मडन की पॉपुलेशन नहीं होगी उससे कई गुना ज्यादा तो उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि अगर गुरु किसी भी रूप में हो, अगर अच्छा ज्ञान दे रहा है तो स्वीकार कर लेंगे। यही तो हमारा समाज है अच्छा, तो उनसे क्यों नहीं सीख लेते हैं लोग?
वो यूट्यूबर जो यहाँ के हैं अश्लील बनाने वाले, खान सर से क्यों नहीं जो है सीखते हैं? हमारे अच्छे अच्छे जो कथावाचक हैं उनसे क्यों नहीं सीखते हैं? अच्छी अच्छी चीज लाओ, 2 4 5 10 मिनट का वीडियो बनाओ, अच्छी चीजें बनाओ, संस्कारी चीज बनाओ। कि आप किसी माँ बहन की गाली दोगे और बुरे बुरे कंटेंट बनाओगे तभी आप वायरल होगे, उससे आपको क्या हासिल होगा? समाज में आपको क्या मिल जाएगा उससे? आप वायरल तो हो जाओगे लेकिन आपकी ख्याति क्या रह जाएगी? सामाजिकता तो आपकी समाप्त हो जाएगी, आप सामाजिक व्यक्ति नहीं कहलाओगे। वायरल भले हो जाओगे, आप वायरल हो सकते हो लेकिन सामाजिक नहीं हो सकते हो। अच्छा, जैसे कि जो कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं है जो देखते हैं इसे। अगर हम आप उनकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करें, उनको अगर हम मतलब अनदेखा करें, तो कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल नीचा होगा कि जब हमारे पास आइडियाज ही नहीं है तो आगे से वीडियो नहीं बनाएंगे। समाज में मैं कह रहा हूँ ना, समाज में ऐसा फैल चुका है, लगभग में 80 से 90% लोगों के पास अब मोबाइल होने लगा, एंड्रॉयड फोन होने लगा और सभी लोग सोशल मीडिया का उपयोग करने लगे हैं। 140 करोड़ देश का आबादी है, 140 करोड़ में 90 करोड़ आदमी जो है, मान के चलिए 80 से 90 करोड़ आदमी जो है सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। तो अब वो ना भी जो चाहे तभी इंटरनेट पे आ ही जाते हैं। सब समान ना ही उसको फॉलो करे और ना ही उसको लाइक करे, फिर भी वो आ ही जाते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अश्लील वीडियो बनाने वालों के खिलाफ जो है FIR करना चाहिए और इनको जो है तुरंत इनका जो है वो रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में बताए तो कि बहुत दुर्भावना फैलती है। समाज में जो है इसका बड़ा दुष्प्रचार होता है। जो गांव के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, वो जब देखते हैं तो उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है। चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो, कोई भी देखेगा तो बुरा असर पड़ेगा। लगभग में सभी गार्जियन थोड़ा बहुत समय के लिए अपने बच्चों को मोबाइल देते ही देते हैं। बिल्कुल। और उसी समय उस दौरान उस बच्चे ने वो गाली सुन लिया या उस वीडियो को देख लिया तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस वजह से मैं जो उस वीडियो बनाने वाले हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि अगर वो वीडियो बना रहे हैं तो अच्छा वीडियो बनाओ जो समाज के हित में हो। समाज के बांटने वाला और समाज को काटने वाला, समाज को भ्रमित करने वाला और समाज को गाली गलौज करने वाला अश्लील वीडियो न बनाओ। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के जो ठाकुर विधायक थे, उनका एक सम्मेलन हुआ, उन्होंने आपस में बैठक की, सिर्फ उसमें ठाकुर ही विधायक थे। फिर एक दूसरा बैठक होता है जहां पे सिर्फ ब्राह्मण विधायक थे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के भी मौजूदा बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष हैं, जब ब्राह्मण विधायक का बैठक होता उसके बाद उनका अल्टीमेटम आता है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस समय ठाकुरों ने बैठक किया था उस समय उनका बयान क्यों नहीं आया? ब्राह्मणों के बाद उनका बयान क्यों आया? जब क्षत्रिय की बैठक हुई थी तो प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी थे और जब सवर्णों की मतलब सामान्य वर्ग के ब्राह्मणों की बैठक थी तो उस समय नए जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है माननीय पंकज चौधरी जी। लेकिन फिर भी मैं ये मतलब मैं बुरा नहीं मानता हूँ, सभी लोगों को बैठ करके अपनी अपनी, जब सरकार पिछड़ा सम्मेलन कर सकती है, अगड़ा सम्मेलन कर सकती है और बहुत सारी जातियों का अलग अलग जो है सम्मेलन करवा सकती है, तो इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ। अभी सभी लोगों को अपने अपने समाज का विधायक सांसदों का बैठना चाहिए, इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ, इसका मैं समर्थन करता हूँ। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो मतलब ये बताया है अनुशासनहीनता के लिए, वो पार्टी के नाते बताया होगा उन्होंने कि करने के लिए, लेकिन मैं अपने स्तर से इसको बुरा नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि समय समय पे जो है क्षत्रियों को भी बैठक करनी चाहिए, वैश्य को भी बैठक करनी चाहिए और ब्राह्मण को भी बैठक करनी चाहिए। सबको अपने समाज के जनप्रतिनिधि के साथ बैठने का अधिकार है। पूर्ववर्ती में जो है कांग्रेस के शासन में 2012 में जो कानून बना था वो पर्याप्त था, उसमें किसी प्रकार का संशोधन करने की जरूरत नहीं थी। ये तो समाज को बांटने वाली बात हो गई। अब उसमें OBC को भी ऐड कर दिया गया और मैंने पार्टी लाइन से हट करके इसका विरोध किया था। मैंने वीडियो भी बना करके जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला था और मैंने इसकी घोर निंदा की थी कि समाज ये कहाँ जा रहा है। अगर ये कानून लागू हो गया
तो सवर्ण जो है ओबीसी के साथ दोस्ती ही नहीं करेगा कैंपस में, उसके साथ बैठना नहीं पसंद करेगा, वैमनस्यता फैल जाएगा। खैर सुप्रीम कोर्ट का बहुत हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ कि इस बिल पर रोक लगा दी गई है 19 मार्च तक। सरकार को जो है इस पर जो है पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। सरकार उस पर अपना पक्ष भी रखेगी। हम आशा यही करते हैं कि दोषी बचेंगे नहीं, ठीक है, और निर्दोष फंसेंगे नहीं। तो इसमें सरकार क्या पक्ष रखेगी अपना? अब जो रखना होगा रखेगी। हम सवर्ण जाति के नाते हमको लगा कि हमारे बच्चों का जीवन अधर में हो सकता है, इस नाते हमने पार्टी लाइन से हट करके विरोध किया। क्या आज सवर्ण होना एक गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो आरक्षण ऑलरेडी इन्हें मिल रहा है, दूसरी तरफ अगर इस तरीके का कानून भी बनाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं एक तरफा नहीं होगा डिसीजन गवर्नमेंट का? सब चीज दे सकते हो, सब चीज कोटे में मिल सकती है, अकल कहाँ कोटे में मिलेगी? वो तो विरासत में मिली है, भगवान ने दी है, वो कहाँ लेकर के आओगे? सब चीज सरकार दे सकती है, कोटा दे सकती है, सैलरी दे सकती है, प्रमोशन दे सकती है, दिमाग थोड़ी दे सकती है सरकार, बांट थोड़ी रखती है। वो बाबा दादा ने दिया है, वो अपने शरीर से, अपने दिमाग से। ब्राह्मण कभी भी आप सर्वे करा करके उठा करके देख लीजिए, बड़े बड़े IAS PCS टॉप क्लास के आपको ब्राह्मण ही मिलेंगे। कचहरी में चले जाइए तो टॉप 10 वकील आपको ब्राह्मण ही मिलेंगे। किसी भी विभाग में आप चले जाइए, 10 अध्यापक अगर गोंडा जनपद में आपको गिनाना हो तो ब्राह्मण ही मिलेंगे। अगर 10 आपको डॉक्टर गिनाना हो अगर टॉप क्लास के गोंडा में तो ब्राह्मण ही मिलेंगे। क्या बात करते हैं? ब्राह्मण अपने दिमाग से खाता है, दिमाग से चलता है, उसमें कुछ किसी की अनुकंपा की जरूरत नहीं है। सरकार अनुकंपा दे या अपने पास रहे, उस बची कुची जो है उसको भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, ब्राह्मण अपने दिमाग से चलता है। अच्छा, इसका एक प्रमुख कारण 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ जी, उसमें इंडिया गठबंधन एक मुद्दा लेकर आई, PDA। जी, और उस PDA को लेकर जब चुनाव के रिजल्ट आए तो वहां पर देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में लगभग 37 सीटें जीत कर गई, और दूसरी तरफ जो हिंदुत्व की बात कर रही थी बीजेपी, जो मान के चलिए ब्राह्मण और ठाकुरों की बात कर रही थी, उसे कहीं ना कहीं एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो क्या उसको यहाँ पे काउंटर करने के लिए जो है इस तरीके का कानून गवर्नमेंट को लाना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस पर सोचना चाहिए था कि जो सवर्ण जाति के जो वोटर हैं, कोर वोटर हैं, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य ये आते हैं, ये परंपरागत भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं। कभी भी लोकसभा विधानसभा चुनाव में आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें देखेंगे कि 89 से 90% मत इनका जो है भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त मिलता रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल से लेकर के अब तक के 3 कार्यकाल में भी आप एनालिसिस करेंगे, और इसमें योगी जी के 2 कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण वोटर जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं। निर्णायक भूमिका में 15%, वो जिधर स्विंग करते हैं उसकी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण वोट कोर तो थे ही, PDA का नारा देकर के अखिलेश ने जो है जो पिछला दलित आदिवासी कार्ड जो खेला है ना अल्पसंख्यक का, उसी से जो थोड़ा बहुत इधर आदमी जो है दिमाग इनका जो डाइवर्ट हुआ, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत भटकाव के कारण नुकसान हुआ। यही मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और एक जो है राष्ट्रवादी विचारधारा होने के नाते, एक नागरिक होने नाते, मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, हमेशा कहता रहूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जात पात पे न जाइए। आपका सवर्ण कोर वोटर रहा है, उसको जो है किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, यही मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं सरकार से निवेदन करूंगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो बीजेपी की पार्टी है ये ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती रही है, तो जिस समय ये बिल बनाया गया, संशोधन किया गया, क्या वहां पे नेताओं को ये नहीं दिखा कि ये ब्राह्मण के खिलाफ है? नहीं, उसमें मैं बताता रहा हूँ आपसे, इसमें मैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दोषी मानता हूँ। और इनको जरूर, वो जब बिल बना था तो इनको पास होने से पहले इनको अवलोकन करना चाहिए था, और जरूरत पड़ने पर इनको जो है एक जो है प्रबुद्ध समाज से कोई सवर्ण व्यक्ति को उस कमेटी में इनको रखना चाहिए। उसमें कई विधायक थे जो ब्राह्मण थे, सदस्य थे ना। हाँ।
तो मैं बता रहा हूँ कि जो कमेटी बनती है उसमें 4-5 लोगों की कमेटी होती है। हाँ। सदस्य जो होते हैं उसमें कई होते हैं। कमेटी में समड़ को रखते अगर तो ये चीजें, और ना भी रखते तो कम से कम जो है सवर्ण के कुछ प्रबुद्ध जनों से उनसे विचार विमर्श करना चाहिए था कि ये कानून उनके खिलाफ तो नहीं हो जाएगा। अचानक से आप कानून लेकर के आए और समाज जो है प्रबुद्ध जन जो है असहज अपने आप को महसूस करने लगा, सवर्ण जाति। क्योंकि उसमें तो ये हो गया ना, कैंपस में मेरा लड़का मेरा लड़की आगे चल करके पढ़ने जाए और किसी लड़के से उनका मतभेद हो जाए तो तुरंत जो है उनको फंसा दे। और इसका एक तो ये दुरुपयोग हो गया। और मान लीजिए हमारा लड़का कॉलेज में जो है हर साल जो है टॉप पोजीशन पे आता है, रैंक पे, और किसी एससी और ओबीसी की लड़की है मेरे मित्र की, उसकी लड़की 2 या 3 नंबर पे रह जाती है, तो किसी कारण बस उसको फंसा देगी टॉप करने के लिए। वो तो सीधा बोल देगी कि तो बोल देगी कि हमारे साथ इन्होंने बदसलूकी की है। हाँ। बिना फर्जी वो फंस जाएगी। एक तो गलती इसका दुरुपयोग ये हो गया, और तीसरा सबसे बड़ा बिंदु हो गया कि वैमनस्यता फैल जाएगी समाज में। काहे सवर्ण जाति का बच्चा लड़का लड़की किसी ओबीसी और जो है एससी एसटी के बच्चे से दोस्ती करेगा? काहे चाय पिएगा? काहे साथ में पढ़ाई करेगा? काहे कॉपी शेयर करेगा? तो इस वजह से मैंने इसका विरोध किया। ये मेरे अंदर जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ की विचारधारा थी, उसके तहत मैंने विरोध किया। और आगे भी अगर सरकार इस पे जो है एक्शन नहीं लेगी, इस पे बदलाव नहीं करेगी, तो कड़ा प्रतिक्रिया हम विरोध करेंगे। 1 फरवरी को बीजेपी सरकार के द्वारा जो भी मौजूदा वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा बजट पेश किया गया 2026-27। इस बजट में अगर देखा जाए मिडिल वर्ग के लिए, जो विपक्ष का आरोप है कि मिडिल वर्ग के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मिडिल वर्ग के लिए नहीं है। उज्ज्वला गैस का दायरा भी बढ़ाया गया है और टैक्स में जो है कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं की गई है, और भी सुधार किया जा सकता था। मैं इसका पक्षधर हूँ। सामान्य वर्ग एक ऐसी श्रेणी है, इसको थोड़ा सा और राहत देने की जरूरत थी, लेकिन चलिए ठीक है। आगे हम वित्त मंत्री जी से और आशा करते हैं कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, जो मध्यम वर्गीय प्राणी है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, उनके सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आगे और सुधार करने की जो है कृपा करेंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी जो है बड़े लोग जो हैं, ऊपर के लोग हैं, उनसे जो टैक्स लेना चाहे जिस प्रकार से लेना चाहे लें, लेकिन मध्यम वर्गीय का जो है जो टैक्स का दायरा है उस पर काफ़ी छूट देने की ज़रूरत होती है। या मिडिल क्लास जो ऐसा वर्ग है कि जिससे भारत की जीडीपी और भारत की सरकार की अर्थव्यवस्था को बहुत जो है मतलब मान के चलिए कि बहुत उसको मजबूती मिलती है। तो इसको सरकार को चाहिए कि जो है इस मध्यम वर्गीय जो है जनता के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जैसे कि अगर इस बजट में देखा जाए तो खासकर शिक्षा को लेकर एक अच्छी शुरुआत की गई है। लगभग 2 से 2.5% ही शिक्षा पे खर्च किया गया टोटल बजट का। तो क्या इससे अधिक बजट इसमें शामिल नहीं किया जा सकता था? क्योंकि शिक्षा तो एक प्रमुख मुद्दा है ना। शिक्षा में काफी गुणवत्ता हुई है, सुधार हुई, और भी सुधार किए जा सकते हैं। सरकार हर जनपद में एक लेडीज जो है हॉस्टल भी बनाने के लिए कही है, तो उससे भी थोड़ा बहुत जो है मतलब जो छात्राएं दूर दराज पढ़ती हैं उनके लिए आसान होगा। और भी बहुत सारे काम हो सकते थे, और मैं सरकार से मांग करता हूं आगे चलकर कि जैसे छात्रा के जो है हर जनपद में एक छात्रावास बनाने के लिए तो उन्होंने कहा है, वैसे ही छात्रों के लिए भी जो है हर जनपद में एक छात्रावास जो है बड़ा छात्रावास बनना चाहिए। क्योंकि बहुत जो गरीब तबके के लोग आते हैं और शहर में जो है कमरा लेकर के रहते हैं बच्चे, तो उनका काफ़ी पैसा लगता है। तो अगर मान लीजिए हॉस्टल में रहेंगे तो उनका खाने का और रहने का, आने का जाने का वो खर्चा उनका बचेगा, जिससे कि जो है काफ़ी राहत मिलेगी उनको। और ये ज़्यादातर इस सब चीज़ों में जो है मध्यम वर्गीय मतलब भी लोग रहते हैं। बाकी ऊपर क्लास के लोग तो अपने लड़कों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। और इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आने वाला जो बजट होगा उसमें मैं आशा करूंगा कि छात्रावास के मतलब जो छात्रावास हर जनपद में दिया गया है
आगे चल करके बजट में जो है छात्रों के लिए भी ऐसी भी सुविधाएं करेंगी और शिक्षक संस्थान में जो है सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में जो है पैसा थोड़ा सा सरकार और लगाएगी। अच्छा, जैसे आप बीजेपी के क्षेत्रीय सह संयोजक हो, 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है, तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले हम देखेंगे युवाओं के लिए वैकेंसी लाएगी गवर्नमेंट? हाँ, ये हम सुनने में आ रहा है कि 2027 चुनाव से पहले जो है सरकार व्यापक स्तर पर हर क्षेत्र में जो है वैकेंसी निकालने जा रही है और युवाओं को अपना तैयारी करके रखना चाहिए। जो पढ़ने वाले छात्र हैं खासकर उनको जो है अपने ऊपर फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे। इन सारे मुद्दों, चलिए ठीक है यूसीजी का मैटर है अपने जगह पे रखिए, लेकिन अपनी पढ़ाई जो है अपना जो है फोकस अपने ऊपर रखिए पढ़ाई पे, उससे आप भटकिए ना। जिस भी भाषा जात संप्रदाय के हों आप पढ़ाई करते रहिए और सरकार जैसे ही आपको मौका दे उसको आप तुरंत गेन करिए और आगे बढ़िए। अच्छा, अगर 2027 के हम चुनाव की बात करें, बीजेपी किस मुद्दे के साथ जाएगी चुनाव में? अभी तो चुनाव बहुत दूर है, अभी तो कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे तो देख विकास ही मुद्दा दिखाई देगा, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने इतना कार्य किया नहीं जो आदित्यनाथ योगी की सरकार ने इतने दिनों में करके दिखा दिया है। तो मुद्दा तो विकास का ही रहेगा फिलहाल। अभी और सारे अभी चुनाव में काफी अभी देर है, तो तब तक मुद्दे बदल भी सकते हैं। तो क्या आप ये मान रहे हो कि अगर मुद्दा विकास ही रहेगा तो पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं योगी की सरकार फेल रही है विकास करने में? क्यों फेल रही है? योगी सरकार क्यों फेल रही है? तो फिर मुद्दा विकास का क्यों रखना है? विकास के मॉडल पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, विकास के मॉडल पे जीता जाएगा। क्योंकि गोंडा में हमने अभी आपको पूर्व में ही मैं बता चुका हूँ, गोंडा में 3-3 4-4 फ्लाईओवर किसने बनवाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाए। फिर तो गोंडा टॉप कर गया सबसे नीचे से। वो अलग विषय है, उनका क्या मापदंड था, कैसे नापा, वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आजादी के बाद जिस गोंडा जनपद के मुख्यालय में एक ओवरब्रिज हुआ करता था, उस गोंडा जनपद में 4-4 ओवरब्रिज है इस समय। 4-4 ओवर, वो भी 4-5 सालों में बना है, ज्यादा दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, गोंडा में विकास काफी हुआ है। उनका क्या पैरामीटर रहा है विकास का, मैं नहीं मानता। हाँ, ये अपने जनप्रतिनिधियों से जरूर कहूंगा कि और सक्रिय और सजग होकर के क्षेत्र के विकास में जो है अपना योगदान दें, जिससे कि जो है पिछड़ापन समाप्त हो सके और मंडल और प्रदेश के स्तर पे अपना गोंडा जनपद शीर्ष स्थान पे काबिज हो। अच्छा, जो हमारे साथ युवा हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो आपके साथ युवा है उनका यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है सबसे पहले जो है अपने आप को कभी हारना नहीं है अपने आप से। आप अपना जो है आत्मबल मजबूत रखिए, क्योंकि आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है। अगर आपका आत्मबल बहुत मजबूत है तो आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे बीजेपी के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर प्रभाकर पांडे जी और उन्होंने अलग अलग मुद्दों पे खुलकर अपनी बातें की। और शायद मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से बीजेपी की सरकार पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश में है ही, और अगर केंद्र में देखा जाए तो लगभग 11 साल हो चुके हैं, और उसके बाद भी इन्होंने कई सारे मुद्दों पे ऐसी बातें की जहां पे आज बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं सरकार के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है और उसके कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुनी जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सिस्टम का फेलियर है। सरकार के जो है, सरकार अपनी है, दुख सुख जो कहना है कह लेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी बात सुनी जाती है कभी नहीं सुनी जाती है, तो उसका हम लोग जो है वो करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उसकी प्रशासन से जा करके कहते हैं अपनी बात। ऐसा नहीं है, सरकार अपनी है और स्वतंत्रता मिली है बोलने की। ऐसा नहीं है कि आप जो है, हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है कि आप बोल देंगे तो तुरंत आप निष्कासित हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। स्वतंत्रता मिली है, सरकार का पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई भी मुद्दा हो, सब पर बोलने का अधिकार रहता है। जैसे यूसीजी पे हमको लगा कि हाँ यहाँ पे बोलना चाहिए, तो हमने पार्टी से हट करके भी बोला, समय समय पे पार्टी के पक्ष में भी बोला। जहां हमको अच्छा लगता है, विचार मेल खाता है, वहां पार्टी के समर्थन करते हैं, जहां विचार मेल नहीं खाता पार्टी से हट के बोलते हैं। तो दोस्तों, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी पिछले 10 साल से विकास पे काम की है या नहीं की है, और